अगस्त 2018 में सिलेक्ट होकर आई। आपको मैंने कल भी गुजारिश की थी, आपसे मेरी गुजारिश है कि ना आप अपनी तजलील करें, ना इस ईवान की करें। जिसने भी यहाँ से वोट लिए है, यहाँ पे जो इस कुर्सी पे बैठा है वजीर आजम, इस ईवान का वोट लेके आया अक्सरियत थी। आपने आइंदा किसी ने भी इस ईवान के अंदर इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता है। ये हाउस ईवान जो है ये मुंतखब नुमाइंदों का ईवान है। सिलेक्टेड पे पाबंदी लगी है ईवान में कि सिलेक्टेड का लफ्ज नहीं इस्तेमाल कर सकते। देखते हैं, अपने वकीलों से बात करते हैं, पार्लियामेंटेरियन से बात करते हैं कि ये लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। जनाब स्पीकर, तीसरा बजट पाकिस्तान के तनख्वाहदार तबके को पीस देने, छोटे सरमायाकार को तबाह करने और जनाब स्पीकर आम शहरी के मुंह से निवाला छीनने का बदतरीन हरबा है। ये तीसरा बजट नहीं, ये मौजूदा नालायक और नाअहल हुकूमत की थर्ड क्लास परफॉर्मेंस है जनाब स्पीकर। नया पाकिस्तान में मिस्टर स्पीकर कोई आज़ादी ही नहीं है। किस किस्म का आज़ादी है कि मेंबरान नेशनल असेंबली के फ्लोर पर आज़ाद नहीं है, बोल नहीं सकते। आपके पास अख्तियार है, आप किसी भी लफ्ज़ को एक्सपंज कर सकते हो। मेंबरान के प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं निकालना। अगर वज़ीर आज़म जिसको हुक्मरानी करना है, जिसने हुकूमत करनी है, वो खुद अपोजिशन का सियासत करेगा, तो फिर अपोजिशन उससे ज़्यादा सख्त अपोजिशन का सियासत करेगा। वो तो हमारा काम है। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। असेंबली में बजट पर बहस जारी है, असेंबली का इजलास जारी है। आज बड़ी धुआंधार तकरीर हुई हैं, लेकिन कल से एक लफ्ज़ को लेकर हमने देखा कि बहुत बाज़गश्त आज भी उसकी सुनाई दी। वर्ड सेलेक्टेड को डेप्यूटी चेयरमैन ने पाबंदी आयद की कि इस लफ्ज़ का इस्तेमाल न किया जाए असेंबली के फ्लोर पर। आज मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने जब हमने देखा कि उन्होंने इस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया, जब उन्होंने अपना इजहार ख्याल किया, हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि ये जो बजट इन्होंने पेश किया है ये हुकूमत की थर्ड क्लास परफॉर्मेंस को जाहिर करता है। टैक्सों के अंबार लगाए गए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी बड़ी धुआंधार तकरीर की। उन्होंने भी अपने इस अल्फाज को यानी सिलेक्टेड को बेस बनाया और उन्होंने कहा कि मैंने 1 साल पहले जब इसका इस्तेमाल किया था तो उस वक्त बड़ी तालियां बजाई गई थीं, यानी कि डेस्क जो हैं वो बजाए गए थे। आज इस लफ्ज़ को हदफ किया जा रहा है। ऑल्दो ये स्पीकर का प्रोरोगेटिव होता है कि वो किस लफ्ज़ को एक्सपंज करे, लेकिन उन्हें यूँ लगता है कि सेंसरशिप उरूज पर है। जब मेंबरान कौमी असेंबली नेशनल असेंबली के फ्लोर पर अपना इजहार ख्याल नहीं कर सकते तो ये कैसा नया पाकिस्तान है? ये तो एक सेंसर्ड पाकिस्तान है। उन्होंने साथ ही ये भी फरमाया कि ये जो डेट कमीशन बनाया जा रहा है उस पर उन्होंने कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये गैर पार्लिमानी कमीशन होगा, क्योंकि नेशनल असेंबली के मेंबरान अगर किसी को जवाब दे हैं तो वो स्पीकर को जवाब दे हैं और इसके साथ साथ पार्लियामेंट्री कमिटीज़ हैं, चाहे वो आप फाइनेंस कमेटी के सामने पेश होने का कहें इस डेट का हिसाब देने के लिए, या फिर आप पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को कहें, या चाहें तो कोई नई कमेटी तश्कील दे लें, लेकिन गैर मुंतखब जो नुमाइंदे हैं या दूसरे इदारों के लोग हैं उनको जवाब दे होना बनता नहीं है। आज इसी हवाले से हम बात करेंगे। अपने मोहतरम मेहमानों का मैं तारुफ कराती चलूँ। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर नशाबा मन्नान साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, मेंबर कौमी असेंबली हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से खिलदास कोहिस्तानी साहब, आपका बेहद शुक्रिया। और लाहौर में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बैरिस्टर आमिर हसन। गुफ्तगू का आगाज़ डॉक्टर साहिबा आपसे करना चाहूँगी। क्या वाकई जैसे कि आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि ये एक सेंसर पाकिस्तान है, क्या हुकूमत सेंसरशिप में यकीन रखती है? और जो कुछ अब हो रहा है इस लफ्ज़ के साथ सिलेक्टेड और ये सारी बातें, क्या कहेंगी आप इस पर? शुक्रिया नादिया आपके मधु करने का। देखिए, एक चीज़ तो बिल्कुल वाज़ेह है जो हम समझ सकते हैं कि इकॉनमी है या जो करप्शन है, ये दो चीज़ें साथ साथ नहीं लेके जा सकती। आप बहुत शोर मचाएं, आप बहुत वावेला मचाएं, आप कमीशंस बनाएं, आप ड्रामेटिक वो ड्रामाई अंदाज की जो एक पुराना एक तरीक़ाकार जो हमने देखा तकरीर का इनका था, जो आज ये बात कर रहे हैं कि आपको सेंसरशिप की बात करें। इसी फ्लोर के ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने रिकॉर्ड 2.5-3 घंटे की तकरीर की, इनको मौका दिया गया बात करने का।
تو ایسی بات نہیں ہے. جو الفاظ کا چناؤ ہے اس میں ہم شروع سے کہتے ہیں کہ ان کو بہت محتاط ہونا چاہیے. ذاتیات کے اوپر بات نہیں ہوگی لیکن کرپشن کے اوپر بات ہوگی. میں بارہا کہوں گی کہ چاہے چور ہیں یا ڈاکو ہیں یا لٹیرے ہیں, چاہے وہ کوئی بھی ہیں, وہ اپنی جو ہے ان کی جو احتساب ہے وہ بہت ضروری ہے اور وہ ہوگا اس کے اوپر. لیکن اگر آپ اس کو ایسے ٹارگٹ کریں کہ کوئی سلیکٹڈ آیا, 22 سال بعد اس ملک کو کوئی سلیکٹڈ حکمران عمران خان کی شکل میں ملا جو کہ سیلف لیس, میرے خیال میں قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد اس قوم کو ایسا لیڈر ملا. اور اسی میں آپ نے دیکھا کہ آج بھی انہوں نے ذکر کیا کہ گور ایوب کے بیٹے عمر ایوب صاحب بھی کیا وہ سلیکٹڈ نہیں ہے. تو ہمیں یہ تھوڑی سی جو ایک تقدس ہے جو پارلیمنٹ کا وہ سب کے لیے واجب ہے, چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہیں, اس کو لے کر چلنا, اس تہذیب کو لے کر چلنا بہت ضروری ہے. بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے پارلیمنٹ کے تقدس کی بات کی, بہت اچھا لگ رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف بھی اب یہ سمجھتی ہے کہ اس پارلیمان کا ایک تقدس ہے جسے پامال نہیں ہونا چاہیے. ایک چھوٹا سا سوال آپ سے بفور آئی گو ٹو خیلداس کوہستانی صاحب, دیٹ آپ نے کہا کہ دیکھیں بالکل صحیح بات ہے کہ جو لوگ منتخب ہو کر آئیں انہیں سلیکٹڈ کہنا اچھی بات نہیں ہوگی. تو کیا ابھی آپ نے جیسے استعمال کیا اپنے جواب میں چور ڈاکو لٹیرا, کیا اس قسم کے الفاظ کی بھی ممانعت آپ کے خیال میں ہونی چاہیے قومی اسمبلی میں؟ دیکھیں نادیہ, بڑی نہیں, میں خیلداس صاحب یہ اس کا جواب میں پہلے ڈاکٹر نوشابہ سے لینا چاہ رہی ہوں. دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ ایسے الفاظ کا استعمال کی یہ تو میرے خیال میں ایک بات ہے کہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, یہ دوسری بات ہے نہیں ہونا چاہیے. مگر میں ایک بات نادیہ, میں ایک بات ضرور کہوں گی, اگر آپ میری ذاتی رائے لیتی ہیں تو بالکل اگر آپ کا لیڈر جو کہ لیڈ کر رہا ہے, جس کے اوپر پوری قوم کی ذمہ داری ہے, اگر وہ چور ہے, اگر وہ کرپٹ ہے, اگر وہ لٹیرا ہے, تو میرے خیال میں بالکل اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے. کم از کم یہ کریڈٹ تحریک انصاف کے پاس ہے کہ جو لیڈرشپ اس وقت پاکستان کو ملی ہے اس کے جو اس کا دامن ہے وہ بالکل کرپشن فری ہے. اور کہ آپ لوگوں کا دامن کرپشن فری ہے یا نہیں. I just wanted to know کہ یہ استعمال یہ لفظ ہونے چاہیے پارلیمان میں. نہیں, آپ کہتی ہیں اگر ہے لیڈر چور اور کرپٹ تو ہو سکتا ہے استعمال. چلیں جی خیلداس کوہستانی صاحب, چور ڈاکو لٹیرا اگر کوئی ہے تو اسے کہنا کوئی بری بات نہیں ہے, اس سے اسمبلی کے تقدس کی کوئی پامالی نہیں ہوتی. البتہ منتخب نمائندوں کو اگر آپ ورڈ سلیکٹڈ استعمال کریں گے, اور اب آپ لوگ اتنے عادی ہو گئے کرتے ہوئے کہ اٹس گوئنگ ٹو ٹیک اے وائل بیفور یو اسٹاپ یوزنگ دس ورڈ. دیکھیں نادیہ, بڑی مہربانی آپ نے مدعو کیا. کل میں نے اپنی بجٹ تقریر میں یہ بات کی تھی, جب میری باری آئی تھی, میں نے ڈپٹی اسپیکر صاحب موجود تھے, میں نے ان کو کہا تھا جب ہماری قیادت ہمارے لیڈرشپ کے خلاف گالی گلوچ ہوگی, جب ان کی جس طرح ان کے لیے بات کی جائے گی, تو یقیناً ہم احتجاج بھی کریں گے. احتجاج صرف حکومت کے خلاف, جو وزیر اعظم بیٹھا ہوگا ہم احتجاج کریں گے. اگر ہمیں آپ کے ٹریزری بینچوں سے ایک گالی آئے گی ہم 10 گالی دیں گے, کیونکہ ہم بھی حق رکھتے ہیں اپنی لیڈرشپ کی, کیوں ہم سنیں. اور رہی بات کون چور ہے کون کرپٹ ہے, وہ عمران خان صاحب نے بتا دیا تھا, اگر $1 بڑھتا ہے تو سمجھو وہ حکمران چور ہے. تو 40 روپے بڑھ گئے ہیں, تو اب یہ بتا دے عمران خان صاحب خود ہی کہ چور کون ہے اور جو پیسے کہاں جا رہے ہیں. بات دیکھیں, جب آپ نے انٹرو میں کہا, جب بلاول بھٹو نے جب پہلی دفعہ اس کو سلیکٹڈ کہا تو عمران خان صاحب نے تالیاں بجائی, ڈیسک بجائی. وہ کیوں بجائی تھی؟ کیونکہ جو میری ذاتی رائے ہے کہ عمران خان سمجھا کہ یہ جو بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے عوام نے سلیکشن کی ہے. دیکھیں کوئی بھی حکمران آتا ہے, حکومت آتی ہے, اس کو سلیکٹ عوامی کرتی ہے نا, تو اس میں سینسر لگانا یہ کون سی غیر پارلیمانی لفظ ہے سلیکشن کا. تو اگر نواز شریف صاحب آئے تھے تو اس کو پاکستان کی 22 کروڑ عوام نے ووٹ دے کے سلیکٹ کیا تھا, وہ جیت کے وزیر اعظم بنے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ حکومت سمجھتی ہے کہ آپ عوام کی سلیکشن کا یہاں ذکر نہیں کر رہے, اسی لیے تو انہیں اعتراض ہے. تو اگر دیکھو جس کے دل آپ کو لگتا ہے کہ زرداری صاحب سلیکٹ ہو کر آئے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ جو یہ باریکی سیاست کر رہے ہیں یہ سلیکٹڈ, یہ لوگ کیا تھے؟ میری نادیہ بات پوری کرنے دیں. دیکھیں اگر عمران خان کے دل میں کوئی شک تھا, کوئی اس کو پتا تھا کہ میں کیسے آیا ہوں, کس طرح لایا گیا ہوں, اگر بات اس کو بعد میں سمجھ آئی ہے تو پھر وہ ناراض ہوا. جب شہباز شریف نے جس دن اس کو کہا تو بڑا غصے میں گیا ہے پرائم منسٹر اسمبلی سے, اور جا کے اپنے کیبنٹ کو بھی کہا ہے, اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ہدایات بھی دی اب ان کو نہیں چھوڑنا ہے. وزیر جو ہے وہ احتجاج کر رہے تھے اپوزیشن لیڈر کے خلاف.
तो बात ये कि आप उसको नेगेटिव ठीक है। क्यों ले रहे हैं? अगर अच्छा, आप सच्चे सही। हो, आप समझते हैं आपको आवाम ने दिया है, तो आप सिलेक्टेड ओके, पाबंदी जरा- क्यों लगा अब दो? और इसकी- दूसरी बात, इसकी- नादिया इसकी- देखें, इसकी एक मिनट कानूनी मुझे पहलू दे जरा दें। बैरिस्टर साहब से पहले नादिया- पूछ लें ना। नादिया मुझे 1 मिनट दे दे। देखें, अगर आपको पता है कि शोबिस की दुनिया में अगर कोई फिल्म आती है, उस पर पाबंदी लगती है, तो वो फिल्म बहुत चलती है। आज इन्होंने कौमी असेंबली में कल डिप्टी स्पीकर ने पाबंदी लगाने की कोशिश की। आज पाकिस्तान में बच्चा बच्चा अब सोशल मीडिया पे गलियों में सिलेक्टेड फोटो लगा के इस प्राइम मिनिस्टर का सिलेक्टेड पीएम। लेकिन अच्छा चलें, अब ये सारी बातें शुड रेस्ट। खिलदास कोहिस्तानी साहब, अब क्योंकि स्पीकर ने एक रूलिंग दी है ना, डेप्यूटी स्पीकर ने कहा है, तो जाहिर है कि क्योंकि खुद बिलावल साहब ने भी आज कहा ना कि स्पीकर जाहिर है कर सकते हैं एक्सपंज जो भी लफ्ज चाहें, लेकिन उन्होंने शिकायत ये की है कि ऑपोजिशन के अल्फाज क्यों हज़फ होते हैं। तवज्जुह से बताता हूँ, अगर इन्होंने हमें चोर बोला, अगर इन्होंने हमें डाकू बोला, आज भी आपने नहीं, हम बोलेंगे नहीं, हम साबित करेंगे सर। हम बोल साबित नहीं रहे, हम साबित अदालतें करेंगी, आप हम नहीं साबित करेंगे, आप भी साबित करेंगे। कौन चोर है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन लोटा है, इट्स लाइक टिट फॉर टैट। हम नहीं, सही है, समझ आ गई कि अगर ये यूज करेंगे तो आप भी यूज अदालत में हो करेंगे। गए चलिए, कि किसने करप्शन ओके, बैरिस्टर साहब से पूछ लेते हैं। जरदारी साहब ने आज वाइल ही वाज अप्रोचिंग द फ्लोर ऑफ द हाउस, बैरिस्टर आमिर हसन साहब, उन्होंने कहा कि इन्होंने वर्ड सेलेक्टेड यूज करने पर क्योंकि पाबंदी आयद की है, हम भी कानूनी तौर पर मशावरत करेंगे अपने पार्लिमानी दोस्तों से भी, अपनी पार्टी में भी कानूनी तौर पर क्या हैसियत है ऐसे इसको जो है वो एक्सपंज करने की या इसकी के पाबंदी लगाने की। मैं ब्रेक के बाद आपसे जवाब लूंगी, बिकॉज अदरवाइज आई विल हैव टू इंटरप्ट यू। लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक। जब वापस आएंगे बैरिस्टर साहब से पूछते हैं इस हवाले से। ऑपोजिशन ये समझती है, खुसूसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, कि ये सेंसर्ड पाकिस्तान है जहां पर पाबंदियां आयद की जा रही हैं फ्लोर ऑफ द हाउस पर अल्फाज के चुनाव के हवाले से, और ये वर्ड सेलेक्ट जो है वो बोन ऑफ कंटेंशन बना है। बहरहाल बैरिस्टर आमिर हसन, डॉक्टर नौशाबा मन्नान साहिबा और खिलदास कोहिस्तानी साहब से आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि इस पर बात कर रहे हैं, और साथ ही जिसको इन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, बिलावल साहब ने आज अपने इजहार ख्याल में करार दिया है, वो है डेट कमीशन। लेकिन पहले बैरिस्टर साहब से पूछ लेते हैं। बैरिस्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ये फरमाइएगा, जरदारी साहब ने वाइल ही वाज अप्रोचिंग टू द फ्लोर ऑफ द हाउस, उनसे जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा हम कानूनी मुशावरत करेंगे कि आया पाबंदी लगाई भी जा सकती है किसी लफ्ज़ के ऊपर या नहीं लगाई जा सकती है। फरमाइएगा, आप इस पर क्या रोशनी डाल सकते हैं कानूनी तौर पर? देखिए, मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट जरदारी ने एक लाइटर वे में ये बात की है, और उन्होंने लोगों की तवज्जो इस तरफ दिलाई है कि अगर लफ्ज़ सिलेक्ट इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाए तो शायद इसके लिए भी आपको लॉयर्स की ज़रूरत पड़ेगी कि क्या हम सिलेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। पार्लियामान एक ऐसा फोरम होता है जहाँ पे मेंबर पार्लियामेंट को बहुत सी आज़ादियाँ होती हैं, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करता है पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों को, ये पार्लियामान रिप्रेजेंट करती है, और यहाँ पे हर किस्म की बात की जा सकती है, इवन अदालती फैसलों के ऊपर, जजेस के कंडक्ट के ऊपर, हर किस्म की गुफ्तगू करने की इजाज़त होती है, क्योंकि यहीं से इज्तिमाई दानिश उभरती है और मसाइल का हल होता है। लेकिन जब आप सेंसरशिप पार्लियामेंट के अंदर लगाना शुरू कर देंगे तो इसका मतलब है कि आप डरते हैं, आप जमहूरियत से डरते हैं। और एक बात याद रखें, जो लोग जमहूरी होते हैं उनके पास अल्फाज की कमी नहीं होती, नहीं कहेंगे आप एक्सपंज कर दें, आप पाबंदी लगा दें। कल जो डेप्टी स्पीकर साहब थे वो तो एक प्राइमरी स्कूल के जिस तरह के बड़े सड़ियल से टीचर होते हैं उस किस्म का बिहेवियर होता है, डांटते हैं मेंबर पार्लियामेंट को। हालांकि जो स्पीकर होता है वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस होता है, बड़े अच्छे तरीके से उसे, आप अगर पहले भी स्पीकर्स देखते रहे हों तो जब से मिराज खालिद साहब का बड़ा नाम था, बीबी के दौर में स्पीकर थे, यूसुफ रजा गिलानी साहब ने बड़ी अच्छी स्पीकरशिप उनके गुजरी है, डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा ने अच्छी एज ए स्पीकर टाइम गुजारा है, फिर उसके बाद सरदार एयाज सादिक ने बेहतर टाइम गुजारा है। तो हम समझते हैं कि आपको अच्छी रिवायात को आगे लेके जाना है। बहरहाल अगर आप सियासी लोगों पे पाबंदी लगाएंगे तो हम सिलेक्ट नहीं कहेंगे, हालांकि इस पे तो प्राइम मिनिस्टर भी डेस्क बजाते रहे हैं, हम आपको कठपुतली कह देंगे, हम आपको कठपुतली कह देंगे, हम आपको बच्चा जमूरा कह देंगे, हम आपको कंगरू कह देंगे,
हमारे पास कोई वर्ड्स की कमी तो नहीं है, लेकिन एक बात नादिया, लेकिन बैरिस्टर साहब एक चीज ऐड करें ना, एक चीज ऐड कीजिए, क्या आपको नहीं लगता कि जैसे आपने कहा कि पार्लियामान 22 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी करता है, यहाँ दानिश अक्ल का इस्तेमाल होता है और यहीं से फिर पूरे पाकिस्तान का फ्यूचर निकलता है, क्या ये अच्छी बात है? इतना बड़ा इलेक्शन हुआ जिसमें इतना पैसा खर्च किया जाता है, उसमें अगर अवाम ने चूज़ किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो आप बार बार एक तंजिया तौर पर अगर इसे इस्तेमाल करेंगे तो ये अवाम के वोटों की तौहीन नहीं होगी? नादिया साहब, किसी भी तरह अवाम ने उन्हें मुंतखब नहीं किया। पहली बात, ना तो उन्हें सिंपल मेजॉरिटी मिली है, अगर इसी रिजल्ट्स को ले लें, ना तो उन्हें सिंपल मेजॉरिटी मिली है, ना उसके बाद उन्हें कोई पॉपुलर वोट मिला है। आगे आप बढ़ें उससे, तो जिस तरह इनकी गवर्नमेंट आई है, अच्छा आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, या मेंबर पार्लियामेंट हम सारे तो शायद नहीं जानते, लेकिन मुल्क का बच्चा बच्चा जानता है। किसी रेडीबान के पास चले जाएं, किसी रिक्शा वाले के पास जाएं, सबको पता है कि ये गवर्नमेंट किस तरह आई है, सारे जानते हैं इस गवर्नमेंट के पीछे कौन है, ये जीप का निशान कैसे आया था, ये किस तरह लोगों को तोड़ा गया था। वो लोग जो, अब देखें ना, आज उमर अयूब साहब का चर्चा था, उमर अयूब साहब 5 साल मिनिस्टर रहे हैं मियां नवाज शरीफ के, और फिर तकरीर इतने धड़ल्ले से खड़े होके करते हैं मियां नवाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ। इतनी भी बेजमीरी क्या हुई? उससे पहले जनरल मुशर्रफ के, उससे पहले जनरल मुशर्रफ की, उससे पहले 5 साल। तो अब मुझे बताएं, किससे नहीं पता कि ये गवर्नमेंट किस तरह आई है? देखें, अब आप कितनी देर, अगर ये इज्तिमाई दानिश है ये पार्लियामान की, तो अगर एक आम लोग समझ रहे हैं कि ये हुकूमत किस बलबूते पे आई है, तो अगर उधर से ये बात नहीं उठेगी तो फिर अपोजिशन को तो रिप्रेजेंट करना है ना अवाम की राय को। तो मैं फिर कहता हूँ नादिया साहबा, इन बातों से आगे बढ़ते हैं, छोड़ेंगे अल्फाज का चुनाव या कुछ। हम तो आपसे सीधे सीधे सवालात करते हैं, हम बात करते हैं आपकी मुआशी पॉलिसीज के ऊपर, हम बात करते हैं आपकी सियासत के ऊपर, हम बात करते हैं आपकी हुकूमत के ऊपर। हम जब आप बात करते हैं, देखिए आज बात हुई कि आपने एक कमीशन बनाया कि 10 साल में जो कर्जे लिए गए हैं उनका हम चेक करेंगे कि इतने क्यों लिए। एक छोटा सा फिगर है, पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में 8,076 अरब कर्जा लिया है, और इस हुकूमत ने 9 महीने के अंदर 5,272 अरब कर्जा लिया है। यानी अगर हम रोज का कर्जा 5 अरब रुपया ले रहे थे, तो ये हुकूमत 3 गुना 15 अरब रुपया रोज का कर्ज दे रही है, और इसी स्पीड से जारी रहा तो हमने जितना 5 साल में कर्जा लिया था हमारी गवर्नमेंट ने, ये गवर्नमेंट 1 साल में वो कर्जा लेने जा रही है। Do you think the commission is unconstitutional as Bilawal Bhutto Zardari साहब is saying? बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। देखिए, आपने सीधी बात है कि बजट अप्रूव करती है पार्लियामेंट। जितने भी पिछले साल 10 सालों में बजट अप्रूव हुए हैं, वो पार्लियामेंट ने किए हैं। अगर पार्लियामेंट का एहतसाब आप FIA के हाथ में देंगे, पार्लियामेंट का एहतसाब आप ISI MI के हाथ में देंगे, देखिए अब बस करे, हमने असगर खान केस के अंदर भी पहले देख चुके हैं। अच्छा, तो फिर पार्लियामेंट का हिसाब कौन करेगा, ये सवाल है। पार्लियामेंट का एहतसाब अवाम करती है। अगर कोई हुकूमत अच्छे तरीके से काम, एक तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, देखिए ना, जजेस का एहतसाब जज करें तो ठीक, जर्नल्स का एहतसाब जर्नल्स करे तो ठीक, लेकिन पार्लियामेंट का एहतसाब अगर पार्लियामेंट करे तो वो क्यों ठीक नहीं? आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में अक्सरियत PTI के मेंबर्स की है, ये एहतसाब करें उसका, अगर वो कर्जा गलत इस्तेमाल हुआ है। Okay, now let's move what Pakistan Tehreek Insaf has to say on this. Dr. Noshaba, जैसे कि बैरिस्टर साहब भी यही कह रहे हैं कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ऐसा कमीशन बनाना, इनके पार्टी के लीडर भी यही कहते हैं। मैं एक ब्रेक से वापस आऊंगी। बात तो सही है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी है, जैसे बिलावल साहब ने कहा, दूसरी कमेटी फाइनेंस की भी, वो कहते हैं तीसरी आप स्पेशल कमेटी भी तश्कील दे सकते हैं और कर लीजिए, लेकिन क्यों हम ISI MI और इसके साथ दीगर इदारों या FIA को हम जवाबदेह कैसे हो सकते हैं? मैं एक छोटी सी ब्रेक लूंगी, ब्रेक से जब वापस आएंगे इस पर जवाब लेंगे डॉक्टर नौशाबा से। वेलकम बैक। डॉक्टर नौशाबा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूंगी। देखिए, ये एक कमीशन तश्कील देना, वो कहते हैं, ऑपोजिशन आपकी ये कह रही है कि पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो जवाबदेह सिर्फ इस पार्लियामान को होंगे और कहीं नहीं होंगे। अब इस मतलब हर जगह बात कहीं ना कहीं जाकर अटक रही है। इस वक्त तो बात पार्लियामान की सुप्रीमेसी की हो गई है। व्हाट वुड यू से ऑन दिस? देखिए नादिया, मुझे बड़ा अफसोस हुआ बैरिस्टर साहब की बात गुफ्तगू सुनकर।
वही डुगडुगी के अल्फाज, वही जो एक जो तरीकाकार अल्फाज का जो इनका है, जो इन्होंने पार्लियामेंट में भी रखा, आप क्या समझते हैं बैरिस्टर साहब, क्या वही कोई मुगल का तख्त है? आप अगर आज बैठ के स्पीकर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि वही दरबारी हैं, वही मीर जाफर और मीर सादक बैठे हैं जो बैठ के सुनकर आपकी वही पुरानी घिसी पिटी लिखी हुई तकरीरें सुनेंगे? नहीं, अभी अवाम की राय बदल गई है, अवाम की सोच बदल गई है। क्यों कमीशन नहीं बन सकता? क्यों आपकी एडवाइजरी काउंसिल में लोग ज्यादा नहीं आ सकते? क्यों आपकी वो जो धड़े की सियासत है 30 साल के अंदर जो आपने इस मुल्क को बारी की सियासत में लूटा है, क्यों माइंडसेट चेंज नहीं हो सकता? क्यों वो लेविश स्टाइल सिस्टम बदल नहीं सकता? मैं आज अभी आप थोड़ी देर पहले बात जिक्र कर रहे थे, मैं बैरिस्टर साहब से मुखातिब हूँ नादिया, इन्होंने जिक्र किया जी कि वो बड़ा जी वो मुल्क को, इकोनॉमी को ये हशर कर दिया, वो हशर कर दिया। मुझे आप बताएं, जो इनहेरिटेंस के अंदर आपने दिया इस कौम को, क्या दिया इनहेरिटेंस के अंदर? आपने 31 बिलियन डोमेस्टिक डेब्ट दिया है, आपने जो इसका फॉरेन लोन है वो 100 बिलियन कर दिया है, आपने ट्रेड डेफिसिट 20 बिलियन कर दिया है, आपने फिस्कल डेफिसिट 2300 बिलियन तक ले गए हैं, आप सर्कुलर हर महीने 38 बिलियन आपका बदल रहा है। ये हम जहेज में लेकर आए हैं, ये आप लोगों ने दिया है। अभी बात जो है ना, वो सड़कें बनाकर, नादिया मेरी बात सुनिए, पीपल्स पार्टी है, देखिए नादिया पीपल्स पार्टी है, जब क्रिटिसाइज आप कर रहे हैं ना, चाहे पीपल्स पार्टी है चाहे नून लीग है, बात सिंपल ये है कि हमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आपने इनहेरिटेंस में क्या दिया है। आज बिजली महंगी की आप बात कर रहे हैं, आज आप बात कर रहे हैं जी कि आप, हमने जो सियासत का जो रुख है ना, अब आप सड़कें बनाकर रोटी कपड़े मकान और धड़े की सियासत के ऊपर आप लोगों की राय नहीं बदल सकते। आप उस गिज़ेनी गुलामी में लोगों को आपने डाला हुआ है कि हम तुम्हें सड़क देंगे, हम तुम्हें रोटी देंगे, हम तुम्हें पानी देंगे, तुम हमें वोट दो। नहीं, अभी फलाह बहबूद की बात होगी, अभी तालीम की बात होगी, अभी सेहत की बात होगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। नहीं बैरिस्टर साहब, मैं एक सेकंड, अभी आप सुने ना, मैंने आपको बड़े खामोशी से सुना है। आप मुझे बताएं, जरदारी साहब कौन से सिलेक्टेड हैं? जरदारी साहब जो आए हैं, आज आप इसको सिलेक्टेड के ऊपर बात कर रहे हैं, मुझे सिंपल ये बता दें, क्या शहादतों के ऊपर वोट लेंगे? लेकर इमरान खान नहीं आए। इमरान खान ने किसी गद्दी या मौरूसियत के ऊपर, किसी बीवी के इंतकाल के ऊपर आकर बैठकर वो नहीं, क्या That's really bad, Mashaba Saiba. I would say that's really bad. That's really bad. बीवी की एक सियासत थी और उनको जिस तरह से असैसिनेट किया गया, उसके बाद ये कह देना बहुत बुरा लगता है। मुझे थोड़ा सा नादिया, मुझे थोड़ा सा इसको प्लीज इसको क्लियर करने दें। हम भुट्टो साहब को, सियासत को हम जमहूरियत मानते हैं, बीबी को आइडियलाइज करते हैं, बीबी की सियासत को मानते हैं, लेकिन हम जरदारी साहब, अगर उस तसलसल को आप देखती हैं जो बीबी और भुट्टो का था, वो हम नहीं मानते। हम बिलावल को भी उस पाई का लीडर नहीं समझते कि वो खड़े होकर पाकिस्तान की जो एक उसके ऊपर ये बात कर सके। अभी मेरे ख्याल में उनकी ग्रूमिंग मजीद होने वाली है। आप गद्दी की और मोरूसियत सियासत से इस पाकिस्तान को निकालें, खुदारा, और कौमियत की बात करें। अच्छा, आप लोगों का किरदार बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपकी इन सारी बातों में मेरे सवाल का जवाब अभी तक नहीं आया। आप कहती हैं कि कमीशन तश्कील दिया जाना चाहिए, इसमें कोई कबाहत नहीं है, लेकिन खुसूसी पार्लिमानी कमेटी, स्पीकर, ये सब कोई जरूरत नहीं है। पार्लियामेंटेरियंस को भी बाहर आकर हुकूमतों को जवाब देना होगा। यानी कल अगर कोई और हुकूमत आती है आफ्टर 5 years ऑफ कंप्लीशन ऑफ योर वर्क और कोई कमीशन तश्कील देकर आप लोगों को जवाबदेह करना चाहे कि आप लोगों ने कितना कर्ज क्यों लिया, तो इसमें कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए। राइट? बिल्कुल कोई कबाहत ओके, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बैरिस्टर साहब, कोहिस्तानी साहब, आई एम रियली सॉरी बिकॉज ये डायरेक्ट पीपल्स पार्टी की तरफ था, सो लेट हिम रिस्पॉन्ड फर्स्ट बिफोर आई कम टू यू। जी बैरिस्टर साहब। नादिया साहब देखें, एक तो नौशाबा साहबा खातून है, मैं उनका एहतराम मलूज़े खातिर रखूँगा। मेरे पास चीप वर्ड्स ज़रूर होंगे जो इन्होंने यूज़ किए हैं, लेकिन शायद इतने नहीं होंगे जितनी वोकैबुलरी इनकी है, और शायद मेरी शख्सियत भी गवारा नहीं करती मैं चीप वर्ड्स का इस्तेमाल करूँ किसी के बारे में। नहीं तो इमरान खान का क्या कैरेक्टर है, हम अभी यहाँ पे शुरू करें तो रेहाम खान जिसने उसके साथ हम छोड़ते हैं, पर्सनलाइज नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं छोड़ रहा हूँ ना, मुझे छोड़ दें, मेरे पे छोड़ें, मैं कोई गैर अखलाकी बात नहीं करूंगा। नादिया साहब, मैं आपके मैं दलाइल पे आ गया। ये बात ये है कि मैं पहले बता चुका हूँ कि इकोनॉमी, आप तो खामोश हो जाए ना, सब्र लेना जरा। अच्छा, बात यह है कि मैं पहले बता चुका हूं कि हमारे दौर के अंदर कितना कर्जा था और कितना नहीं था। ठीक है। दूसरी बात यह है कि हम आइडियोलॉजी की पॉलिटिक्स करते हैं। यहाँ पे अगर जुल्फ़िकार अली ने विरासत का बड़ा है, शायद उन्होंने कुरान पाक पढ़ा होगा, विरासतें अच्छी हों तो अल्लाह ताला उसे सलाम करता है उस विरासत को, और फिर पैगंबर का बेटा पैगंबर बनाता है, फिर उसका बेटा पैगंबर बनाता है, और पूरी नबूवत जनाब इब्राहिम की औलाद को देता है, और ये कुरान है आपका।
اور اگر وراثت بری ہو فرعون والی تو پھر اس سے نفرت کی جاتی ہے. ہماری وراثت یہ ہے کہ آج ملک کا بچہ بچہ ذوالفقار علی بھٹو کو اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کو سلام پیش کرتا ہے, اور اگر اس کا بیٹا اس کا نام لے گا تو کیسے اعتراض ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اس نے کوئی چندے کے اوپر اپنی ماں کے نام پہ کوئی ہسپتال تو نہیں, پیسے لوگوں سے لیے اور نام ماں کا لگا دیا. اس کی ماں نے 30 سال ڈکٹیٹرز کے سامنے جدوجہد کی ہے اور اس کے بعد اس نے آ کے کھڑا ہوا ہے. آصف علی زرداری نے یہاں پہ اس ملک کے اندر سیاست کی ہے, کسی ملک کے اندر رہ کے, اور ملک کے مفاد کی سیاست کی ہے. آج اگر یہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہیں تو شکر گزار ہوں آصف علی زرداری نے جس نے اس پارلیمان کو عزت اور توقیر دی, اس کے اختیارات واپس کیے. ادروائز یہ ملک مارشالوں کی لپیٹ میں رہتا. اور ایک بات کی جو روز کرتے ہیں نا, ایک مجھے بات کر رہے ہیں. دیکھیں اب خدا کے لیے یہ ایک دوسرے کو آپ نے بہت اعتراض کر لیے. ہم اگر بڑے برے تھے, آپ بہت اچھے ہیں, لیکن پھر بھی لوگوں نے آپ کو ووٹ اتنے نہیں دیے. آپ جن کے کندھوں پہ چڑھ کے آئے ہیں, اے خدا میرے ابو سلامت رہیں. اور ابھی آج ایک وزیر صاحب فرما رہے تھے کہ ایک فکرہ نادیہ صاحبہ بڑا ضروری ہے. آج ایک وزیر صاحب نے تقریر میں کہا کہ ہمارے وزیر اعظم کا ضمیر گوارا نہیں کیا کہ وہ ایک کانفرنس میں شریک ہو انگلینڈ میں اور میچ دیکھنے کے لیے چلا جائے. تو کیا آپ تنقید آرمی چیف پہ کر رہے ہیں اور ڈی جی آئی ایس پی آر پہ جو ایک کانفرنس کے ساتھ ساتھ میچ دیکھتے ہیں؟ پہلے آپ اپنی باتوں کو پہلے ملائیں. اگر آپ ایک پیج پہ ہیں یا نہیں ایک پیج پہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ لوگ کبھی کونسلر منتخب ہو جاتے ہیں تو شاید انہیں پتا ہوتا کہ گفتگو کیسے کی جاتی ہے. ویسے کوہستانی صاحب اب آپ یہ کچھ مت کہیے گا, آپ لوگ آج کل ایک ہیں نا, آج کل ایک ہیں تو اس لیے آپ کا آدھا ٹائم جو ہے بیرسٹر صاحب لے گئے. بٹ کمنگ بیک ٹو یو خلدا صاحب, لیٹ می جسٹ آسک یو کہ جیسے آپ دونوں بھی کہہ رہے ہیں اور میرے تیسرے محترم مہمان نے بھی یہی کہا کہ اس سیاست سے نکل کر آگے جانا ہے. اب وہ آگے جانے کے لیے جس چارٹر آف اکانومی کا ذکر آپ لوگ بارہا کرتے آئے ہیں فلور آف دا ہاؤس پہ, اسے وائس پریزیڈنٹ پاکستان مسلم لیگ نون ریجیکٹ کرتی ہیں. سب معاملات آگے بڑھیں گے کیسے؟ دیکھیں نادیہ, پہلی بات میں جو یہ میڈیا پہ کیا آ رہا ہے, جو بھی بات کی جا رہی ہے شہباز شریف چارٹر آف اکانومی کے حوالے سے, آپ شہباز شریف صاحب کی اسپیچ نکالیں. انہوں نے کہا تھا کہ میں نے پہلی تقریر میں چارٹر آف اکانومی کا جو بات کی اور میں نے آفر دی, مگر حکومت نے اس کو سنجیدہ نہیں لیا اور حکومت نے اس کو مسترد کر دیا. تو اسپیکر صاحب نے انٹرپٹ کیا کہ میں جو ہے نا اس میں رول ادا کر سکتا ہوں. تو شہباز شریف صاحب نے کہا مطلب اس نے ریسپانس کیا. مگر بات یہ ہے کہ چارٹر آف اکانومی کا جو موقع تھا وہ گنوا چکے ہیں. اس کے بدلے میں انہوں نے کیا دیا, انہوں نے کیسز بنائے, انہوں نے شہباز شریف کو اریسٹ کیا. تو یہ اس کے بعد آج بھی دیکھیں یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. آج جو بلاول صاحب نے بات کی, میاں جاوید لطیف صاحب نے جو آج بات کی اسپیچ میں کہ یہ جو کمیٹی بنائی جا رہی ہے, یہ جو نیب سے لوگ بچیں گے, جو نیب میں پکڑ نہیں سکی یا نیب سے مطلب اس کو کچھ نہیں ملا, تو اب اس جی آئی ٹی نما ایک کمیٹی میں لوگوں کو بلایا جائے گا. اچھا, تو اب یہ کہہ رہے ہیں سیاسی انتقام کے لیے, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ بالکل. دیکھیں اگرچہ آپ کو احتساب کرنا ہے, ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں, آپ کے پروگرام میں بار بار ہم کہتے ہیں, میں کہتا ہوں کیوں 99 سے کیوں نہیں شروع کیا جاتا اس کمیٹی میں, صرف یہ 10 سال کیوں, مشرف کا دور شامل کیا جائے, کے پی کے جو 5 سال پیچھے کے ہیں وہ بھی شامل کیے جائیں, ان کا جو یہ 10 مہینے کا ساری چیزیں آج تک جو بھی ہوا ہے وہ شامل کیا جائے. تو ہم تو جواب دیں, اپنا شاہد خاقان عباسی سابق پرائم منسٹر, انہوں نے بھی ان کو آفر دیا ہم 1-1 روپے کا حساب دیں گے. 10,800 کا قرضہ ہے, ہم تو اپنا حساب دیں گے. مگر یہ معیشت پر کسی قسم کا کوئی میثاق نہیں ہو سکتا. مجھے ٹائم دے پلیز. نہیں خلدا صاحب پہلے اس کی کلیئرٹی دیں, کلیئرٹی دیں, کیا میثاق معیشت اب نہیں ہو سکتا؟ میثاق معیشت کس بنیاد پہ ان کے ساتھ ہوتا ہے؟ انہوں نے کیا میثاق معیشت, یہ تو آج بھی دیکھیں جو ان کی آخری جو تقریر ہے, آخری تقریر جو ہے مراد سعید صاحب کی, اس کی بھی آپ نکال کے دیکھیں. میثاق معیشت تب ہوتی ہے جب آپ پارلیمنٹ میں آئیں گے, اپوزیشن لیڈر کو سنیں گے, آپ جب اس پہ بات کریں گے. ہم تو پاکستان کے مفاد میں ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہے, مگر یہ نہیں ہو سکتا ایک طرف ہمارے لیڈرشپ کو جیلوں میں ڈالا جائے. آج ہم نے ان کو احتساب کی بات نہیں ہونی چاہیے. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں بجٹ میں ان کو تجاویز دیے, کٹ موشن ہم نے
शामिल किए। ये जो उन्होंने बजट अवाम दुश्मन बनाया है, अपोजिशन के ये सारी चीजें शामिल कर दे, ये मिसा के मईशत हो जाएगा, आज भी हो जाएगा। अच्छा चले, अगर उसकी उसको वक्त बदल खत्म दें, हो रहा, हाँ। इनकी अपनी पॉलिसीज को बदलें, हमारी खत्म हो चुका को है, शामिल वक्त किया खत्म जाए हो इस चुका मुल्क के है। अवाम की खातिर। यही अनफॉर्चुनेटली चार्टर वक्त ऑफ खत्म हो इकोनॉमी गया, है। मिसा के मईशत का वक्त गुजर चुका है, क्योंकि जाहिर है कि आपने जैसे फरमाया कि सबके अगेंस्ट केसेस बनना शुरू हो गए। और अब देखना यह है कि अगर कट मोशंस में आप लोगों ने जैसे कहा कि अपोजिशन के अगर मुतालबात जो है वो इस बजट के हवाले से नहीं शामिल किए गए, तो क्या अपोजिशन जो कि APC की डेट आगे इसलिए की जा रही है बकौल अपोजिशन के कि इस वक्त जो है वो बजट के ऊपर, क्योंकि वोटिंग का अब सब शुरू हो जाएगा, इसके बाद रखी जाएगी, तो फिर क्या उसमें एक्चुअल रिएक्शन नज़र आएगा? क्या वाकई अपोजिशन मुत्तहिद होगी? आने वाले दिनों में हमें नज़र आएगा। लेकिन फ़िलहाल तो पार्लियामेंट के अंदर पहले माहौल बेहतर हुआ कि सब वक्त से बोलने लगे, लेकिन अब बात आ रही है अल्फाज के चुनाव की। देखना है कि कहाँ तक ये बातें जाती हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।